नमस्कार। रंगमंच की दुनिया है और आवाज़ों का खेल है, इसलिए माइक की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले मैं प्रेक्षागृह में उपस्थित आप सभी सुधी दर्शकों का अपनी अकादमी परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब इस मंच से मैं कुछ बोलती हूँ, और वो भी इस संदर्भ में, क्योंकि ये संदर्भ और ये प्रसंग जुड़ा है हमारे छात्रों से। हमारे यहाँ 2 साल का पूर्णकालिक डिप्लोमा दिया जाता है नाट्य विधा में, और उसी का प्रशिक्षण का ही अंग है जिसमें बच्चे लगातार काम करते हैं, प्रोडक्शंस तैयार करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस के तहत सीखते हैं, और हम देश विदेश से और भारत के कोने कोने से विशेष अतिथियों को आमंत्रित करते हैं, निर्देशकों को आमंत्रित करते हैं, और बच्चे उनके साथ लगातार काम करते हैं और आपके सामने अपने को प्रस्तुत करते हैं, अपनी कला को प्रस्तुत करते हैं और आपका आशीर्वाद लेते हैं। आज की शाम भी बस एक ऐसे ही प्रसंग को लेकर यहाँ पर उपस्थित है, और जिसमें आप नाटक देखेंगे, लेकिन वो सब बातें बाद में। सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे प्रेक्षागृह में हमारे रंगमंच के बहुत जाने पहचाने प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर शामिल हैं, बैठे हुए हैं, उपस्थित हैं, और हमारे अकादमी की अध्यक्षा, माननीय अध्यक्षा सरिता शर्मा जी हमारे बीच हैं, जिनको मैं अपनी बड़ी बहन मानती हूँ, और वो बहुत स्नेह देती हैं हमारे पूरे अकादमी को, पूरे परिवार को। और आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आदरणीय अच्छेलाल सोनी जी, अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी, भी मौजूद हैं। मैं उनका भी अकादमी परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इसके साथ साथ अकादमी के निदेशक गुप्ता जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि आप हमारे अध्यक्ष महोदय जी को और हमारे संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष महोदय अच्छेलाल सोनी जी, जो माननीय मुख्य अतिथि हैं, उनको लेकर आएँ। और इस सुंदर सी संध्या का शुभारंभ हम हमेशा दीप जला करके करते हैं। ज्ञान का प्रतीक है ये दीप, ये औपचारिकता नहीं है, ये एक हमारी परंपरा है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग आएँ और आज इस दीप को प्रज्वलित करें, और आज की नाट्य संध्या का हम शुभारंभ करते हैं। आदरणीय अच्छेलाल सोनी जी। और इसके साथ साथ ही अब मैं हमारी जो अध्यक्ष महोदया हैं आदरणीय सरिता दीदी, उनसे निवेदन करूंगी कि वो आज के मुख्य अतिथि अच्छेलाल सोनी जी को पुष्पगुच्छ दे करके उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। राठौर साहब को भी बुला लीजिए। राठौर साहब सादर आप भी आमंत्रित हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज राठौर जी, आपका बहुत स्वागत है। आपका भी मैं चाहूँगी कि पुष्पगुच्छ दे करके आपका अभिनंदन करें। हम निदेशक महोदय से कहेंगे कि उनका स्वागत करें। इसके साथ ही मैं आपसे सादर अनुरोध करूँगी कि आप लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लें। दर्शकों, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बोलने की परंपरा इसलिए नहीं है क्योंकि नाटक बहुत आवश्यक अंग है और उसमें बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती है। इधर भी है। आज की प्रस्तुति आपके सामने है, ब्रोशर्स शायद आपको मिल गए होंगे। ये रंगमंडल की प्रस्तुति है। ज़्यादातर आप छात्रों की प्रस्तुति देखते हैं,
लेकिन ये भारतेंदु नाट्य अकेडमी रंगमंडल की प्रस्तुति है जो विजय दानदेथा की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी नागिन तेरा वंश बढ़े पर आधारित है। ब्रोशर्स आपके हाथ में होंगे, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं, देर ना हो, समय पे प्रस्तुति शुरू हो। और इसका निर्देशन किया है, परिकल्पना और निर्देशन किया है जाने माने निर्देशक अवतार साहनी जी ने। और हमारी जो रंगमंडल की नई टीम है वो नागिन तेरा वंश बढ़े लेकर के आपके सामने है। आइए तो इस लोकधर्मी नाटक का आनंद उठाते हैं और चलते हैं उस ओर जहां एक नागिन वंश बढ़ने का आशीर्वाद दे रही है। नागिन तेरा वंश बढ़े। अजब भरम का गजब मरम है। सबरी दुनिया एक भरम है, अजब भरम का गजब मरम है। सबरी दुनिया एक भरम है, अजब भरम का गजब मरम है। मनुष्यों की इस दुनिया में धनवान माया के पीछे पूजनीय। राव का फकत गद्दी के कारण मान सम्मान, बाके सूरमा रण के जोर पर नामधारी, टकरेल डाकू हिम्मत और देह के बल पर चर्चित, कवि कलावंतों के अपने हुनर मुताबिक आओ आदर। लेकिन विलिया खवास अपनी अकल के उजाले से जग विख्यात। जो पूछो उसका जवाब हाजिर, उसे हर कोई मौके बेमौके खींचता। महारातों के पेश की न्योते संसार के लिए निहोरे करते, गाढ़ी प्रीत दर्शाते। फागुन कुमान का नाम नहीं,
लंगोट का सच्चा, एतबारी, सदाचारी, किस्से कहानियों का सांप्रत अवतारी। अरे सुन, अरे 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 क्या कर रही है? अरे ये ले ये ले ये ले, ये भी ले। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? पूरे 21 दिनों के बाद भिनसारे तो घर लौटे हो और आते ही चौधरी बाबा के बेटे के ब्याह में जाने के लिए हामी भी भर दी। अरे अपने आदो पाहुने भी आपसे ज्यादा रुकते हैं। तीनों बच्चे रात दिन जी साजी करते हैं, पर थारे को हमारी कुछ परवाह हो तो कहो। अरे लिहाज लचके की भी हद होती है, हर किसी को हामी भर देते हो। अरे बाबली, बैठ इधर, बैठ। अरे मैं तो मौत को भी ना नहीं कहूं, उसका न्योता भी हंसते हंसते कबूल करूंगा। और सुन, ना नहीं कहने की कसम इतनी आसानी से नहीं निपटी। हाँ हाँ, घर की धड़ियाड़ी और बच्चों के लिए ना के सिवा कुछ जाना ही नहीं और कसम निभाने का गुमान करते हैं। अरे अकल की सिरमौर, अरे मैं तुझे अपने से अलग मानता ही नहीं। अरे हम तो एक जीव हैं, एक जीव। देह के ठाव ठीकरे क्या दूर और क्या पास। बावली, नटना तो दूसरों को होता है। चल अच्छा एक बात बता, अब मैं अपने आप को कैसे नटूं? क्या कलेजा चीर कर दिखाए बिना तुझे मेरे मन का जरा भी पता नहीं लगेगा? सब पता है मारे को, पर थारे को मारे दिल की जरा भी बात पता हो तो कहो। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम दूर रहते हो तो क्या थारे को हमारी याद आती है? नहीं नहीं नहीं। अरे चुप हो जा, अरे चुप हो जा, अरे चुप हो जा मेरी माँ, अरे चुप। अरे मैं जब तुझे अपने से अलग मानता ही नहीं तो याद किसकी और क्यों आएगी? बातों में तो थारे से विधाता भी ना जीत सके है, तो मैं किस खेत की मूली हूँ? ये कोरी बातें बघाड़ने से ना सूरज की कमी पूरी ना हो जावे है। अरे आसमान में सूरज ना निकले तो उजाला कैसे हो? भाई वाह खवासण वाह, ये बात तो तूने बिल्कुल वीलिया खवास की जुड़ायत के लायक कही है। तू ठीक कहती है। एक बार को तो अगर वो विधाता भी इस मैदान में उतर आए ना तो मैं उसकी भी दाल न गलने दूं। अरे सारी दुनिया मेरी बातें सुनकर मुझ पर रीझती है, हर कोई मेरे गुण गाता है। तारीफें सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं, नाम भरी से उग गया हूँ। पर अब जीवन का मर्म कुछ कुछ समझ में आने लगा है। बातें तो फकत जीभ का सिंगार है, होठों का गहना, कोरा थूक बिलौना। परंतस का भेद तो अगम है, अगोचर है। मन और वाणी में कोई संबंध नहीं। अंतस का सच्चा भेद तो मौन में बसता है। अब पर क्या करें, ये बस्ती के साथ में गुथे हुए हैं ना, बोले बिना निकता भी नहीं। और ऊपर से ये बापोशी की बांध जो पड़ गई है। अरे खवासण, अब तो ये हुक्का छूटे तो ये झिक-झिक की लत भी छूटे। और मुझे तो लगता है कि मेरे मरने के बाद भी अगर मुझसे किसी ने कुछ पूछा तो भी मुझे कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। अब तू बता, ऐसे में अगर मैं किसी को मना कर दूं तो क्या वो मानेंगे? अरे बातों में कहीं उलझे नहीं कि सीधा मेरे पास कि विलिया ये बता, विलिया वो बता। अरे सभी मेरा मुंह जोहते हैं। अब तू बता,
ऐसे में क्या मैं सब लोगों को मना कर दूं? अरे आधी से ज्यादा तो कट गई, जिंदगी के कुछ दिन ही बाकी हैं। अरे सबको एक ना एक दिन जाना ही है। अब मैं मना करके किस किस का जी दुखाऊं? अरे जी दुखाने के लिए हम जो है, दूसरों की तो बारी ही नहीं आएगी। तुम इसकी चिंता तो बिल्कुल भी मत करो। अरे मैं सच कहता हूं, तेरे रहते तो मुझे किसी बात की कोई भी चिंता नहीं। चल झूठी। इसके आगे दिखाने से इस बात का महात्म घटता है। अंधेरे का पर्दा हटाकर भीतर झांकने से आंखों की ज्योति बुझ जाती है। तो भिनसारे ही विलिया खवास गांव के चौधरी के बेटे के ब्याह के लिए निकल पड़ा। तो खवासर उसे फलसे तक छोड़ने आई। मंद मंद ठंडी बयार, वाह! उसके परस से दोनों के अंतस मन में अथाह चांदनी फैल गई। तारों का उजास दूना हो गया। फलसे के पास से उसने घर की लक्ष्मी को बार बार मुड़कर देखा। काफी दूर अंधेरे में जाने के बाद उसे खवासन का चेहरा चांद जैसा चमकता दिखा। राम राम चौधरी जी। बापू क्या बापू? धोती, अरे थारे से थारी धोती ना समरे है। इधर आ। चला बारात कब चलेगी बापू? वे जावेगी जावेगी, थोड़ा ठंड रहा, हरी बारात भी जावेगी। अरे भाई चौधरी, क्या? अरे बारात तो आज ही जावेगी ना? भाई मारे को लागे है, बारात आज ही जावेगी। अब ये खवास आवेगा तभी तो बारात जावेगी। खवास आवेगा तो जावेगी भाई। हाँ, ये रही भाई चाल। ये मैं भी खेलूंगा। मैं भी खेलूंगा। मारती क्यों है? आजा, मारे से ब्याह करेगा। तू तो मेरी बहन जैसी है। बापू! क्या है बापू? बापू ये धोती खींचती है। अबे तो छोरियों के बीच में जावे क्यों? इधर आ। मारती है बापू। अबे वो जैसा हो गया है और छोरियों के बीच में घुसता है। कुछ तो इज्जत हाँ किस पकड़ी की? मत दियो छोरियों के बीच में। चल इधर बैठ। अबे बैठ, आ इधर बैठ। अरे चोरी, ए बारात कब जावेगी? अरे अम्मा चौधरी जी से पूछो ना। अरे चौधरी, ए बारात कब जावेगी रे? अरे चच्चे, जावेगी बारात भी जावेगी, थोड़ा ठंड रख। थारे को बड़ी भूख लगी है। अरे भूख से हमारी आते बटी जा रही है। ओ ताई, तारे पेट में आंत नहीं और मुंह में दांत नहीं, अब दाल बाटी चूरमा खाएगी। अरे खवास जी आज नहीं था। खवास इधर रख खवास है। अच्छा खवास किधर है? मोरे भैया भैया हमारे पास दाटपुरिया। अरे सुबह सुबह चढ़ा के आ गया है क्या? अब बीच में किधर बैठा? तो कहाँ बैठूं? अब बता। क्या बैठ? अरे सुबह सुबह परेशान करके रखा है। एक तो खवास नहीं आ रहा है। चौधरी, क्या? वो देखो खवास जी। अरे राम राम खवास, राम राम। राम राम चौधरी, राम राम। भाई थारी उम्र तो बड़ी है, अभी अभी याद किया कि चितारते ही हुक्का लिए हाजिर हो गए। जैसे यहीं कहीं छिपे थे। अरे चौधरी, कभी बख्तसर आने में देर की है मैंने? ना ना भाई, थारे ने कोई देर ना की है। अब तू कहे तो बारात को रवाना करे तो चले। सवार
सब बाराती। घोड़ा गाड़ी संग चले हैं हाथी। और थोड़ा पानी वाली पी लो फिर चलते हैं। पूरे का ध्यान रखना भैया। अरे खवास जी। हाँ ओ खवास जी, ये चौधरी किधर गए हो? अरे चौधरी गया है अभी सौदा सूदा लेने हाट में, अभी आता होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे खवास किधर है खवास जी? चौधरी क्या हुआ? अरे खवास जी मैं कानूनी कटन देख कर आ रहा हूँ। चौधरी थोड़ा सुस्ता ले, अरे थोड़ा पानी वाली पी ले। अरे पानी वाली को छोड़, पहले इस बात के मायने बता तो चलूं। चल अच्छा पूछ। अरे अभी मैं बढ़िया की दुकान पर सौदा स्वरूप खरीद रहा था कि एक कानूनी घटन देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे चौधरी बनिए का छोरा और उसके गले में लिपटी थी एक काली भवा, 2 पुरुष लंबी नागिन। 2 पुरुष? हाँ। पर देखने वाली बात ये थी कि वहां खड़े किसी भी आदमी में डर से कोई वास्ता न था। हाँ, और तरस लगने पर वो छोरा नागिन को सोने के कचोले में केसर मिला दूध पिलाता, चंपा चमेली केवड़े के फूल सुंघाता। अरे कहा जी आज तो थारी कलाई खुल जानी है, खाने के स्वाद के मायने तो बताने पड़ेंगे। खवास मैं वो चाटू कि 4 मन की 4 पाई, 8 मन की खाट और 12 मन का गूदड़ो तब खवास एक बात याद रखियो, अगर थाने ने इस बात के मायने बता दिए तो 4 फुल सोने के गड़वा दूंगा, और अगर इस बात के मायने ना बता सके तो थारी मंडी और सांकलिया वापस करवा लूंगा। खवास यूं हुक्के को धुएं में उलझने से पिंड ना छूटेगा, थारे को इस बात के मायने तो बताना ही पड़ेंगे। आज तो थारे हाथ और कान खाली करवा के छोड़ूंगा। चौधरी माठियों और सांखलियों के लिए थारी नियत बिगड़ सकती है, ओए मारी नहीं। पर एक बात कहूं, ये बात है बड़ी जब्बर, और सभी बाराती ध्यान से सुने तो आनंद भी आवे। चौधरी ये कोई उबासी नहीं है जो तू अकेले ही खा ले। सबरी दुनिया एक भरम है, अजब भरम का गजब मरम है। वाह वाह। नागिन को सोने के कचोले में दूध पिलाने वाला वो छोरा इसी गांव के करोड़ी ध्वज का इकलौता बेटा है। आज तो सेठ सेठानी की उम्र 60 के पार कर गई, पर बचपन से तो 60 के नहीं थे। घुटनों के बल चलते चलते बचपन बीता, और बचपन के 2-4 होते ही जवानी के ढलते ही दोनों का ब्याह हो गया। दुल्हन 11 की और दूल्हा 15 का। पूरे 3 बरस बाद गौना हुआ, फिर 1 बरस बीता, फिर 2 बरस बीते, और यूं बीतते बीतते कई बरस बीत गए, पर सेठानी की कूख नहीं फली। माया का तो उसकी हवेली में कोई हिसाब नहीं।
राजा के खजाने में जब तुठार आता था तब यही सेठ लाज रखता था। महाराजा उसे अपने पास बिठाते थे। अनाप शनाप अखूती माया और राज में रुतबा। पर निर्बंसिए की चकचक जब सेठ के कानों में पड़ती तो कलेजे पर आरी सी चलती। अलबत्ता लुगाई होते हुए भी सेठानी ने सब्र रखा। पर सेठ की पीड़ा एक पल के लिए भी कम नहीं होती थी। खम्मा गई सेठू, खम्मा गई। कौन? अरे ढोलिया, अरे आने दे भाई, उसे आने दे। खम्मा गई सेठू, खम्मा गई, खम्मा गई सेठू, खम्मा गई, खम्मा गई सेठू, खम्मा गई सेठू, खम्मा गई। क्या हाल चाल है? कैसे आना हुआ थारा? हारी दया से सब कुशल मंगल है सेठू। अब ये कहूँ, जब कोई वैद्य या हकीम के पास जाए तो समझो उसे दवा चाहिए, और जब कोई जमींदार के पास जाए तो समझो उसे अनाज चाहिए। और जब कोई थारे जैसे कृपालु दयालु सेठ के पास जाए तो मैं क्या कहूँ सेठ जी। अरे काम की बोल, क्या चाहिए तुझे? सेठ जी, थोड़े रुपए पैसे की जरूरत थी। क्यों? वो हमारी घरवाली के फिर चोरा पैदा हो गया। आप चिंता न करो सेठ जी, आपकी एक एक पाई सूद समेत ब्याज में चुकता कर दूंगा। अरे धौलिया, मैंने तुझसे कभी तगादा किया है? और इससे खुशी की बात और क्या होगी कि तू फिर से बाप बन गया। सेठ जी, ये हमारा छठा छोरा है, बस एक चोरी की आस थी। अरे सेठ भगवान तो तुम्हारी वो इच्छा भी पूरी करेगा। ले सेठ जी, मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। अच्छा चलता हूँ सेठ जी। खम्मा घड़ी सेठ जी, खम्मा घड़ी। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, हाँ। ये आपके लिए गुड़ की सिरनी लाया था। अरे धौलिया, अब इसकी क्या जरूरत थी? ना सेठ जी, ये हमारे छोरा होने की खुशी में है। अच्छा चलता हूँ सेठ जी। खम्मा घड़ी, खम्मा घड़ी सेठ जी, खम्मा घड़ी, खम्मा घड़ी सेठ जी। वाह भगवान वाह, तेरी लीला भी अपरंपार है। जहां खाने के लाले पड़े हैं वहां तूने छोरों की कतार लगा दी, और यहां इतना कुछ होते हुए भी निपुता ही मरूंगा क्या? बस के परे की चिंता करने से क्या फायदा? अरे क्यों फिजूल खून जलाते हो? मरने पर न बेटे साथ जावे हैं और न पोते पोतियां। मेरा दर्द है, मैं ही जानता हूं, तुझे नहीं है इसका इल्म। लोगों के कहे सुने सेठ ने बहुतेरे टोने टोटके किए, पूंजी में खूब धुआं लगाया, पर उस पर भी कोई गरज नहीं चली। हीरे मोतियों के उजाले से सेठानी की कूख का अंधेरा दूर ना हुआ। एक दिन तो पानी सर के ऊपर से निकल गया। अखा तीज के शगुन मनाने के लिए एक जाट खेत पर जा रहा था कि तभी सामने से सेठ जी आते दिखाई दिए। अरे चारे पांगर के तेरे चुनर मेरे हारे से, अरे चारे पांगर के तेरे चुनर मेरे हारे से, अरे चारे पांगर की तेरे की ये भिनसारे ही निपता माते कड़े ते लग गया रे। थू थू थू। सेठू, इतना सेठू।
तुम? अरे जब वो ही जिंदा ना रहा तो मैं, अब तू ही बता माई रानी, मैं क्या करूं? थड़ी की ये कसक कैसे मिटाऊं? या तो मेरी कूक फले या फिर मैं थड़ी को छलूं। अब कूक का फलना तो मेरे बस में नहीं, पर थड़ी को भरमाने के लिए मुझे कोई ना कोई छल तो करना ही होगा। हाँ, मुझे कोई ना कोई छल तो करना ही पड़ेगा। आप जी छोटा ना करें। अरे इस तरह से जी छोटा करने से क्या फायदा? मैंने कहा ना, मेरा दर्द है, मैं ही जानता हूं। तुझे नहीं इसका इल्म। राजा के बराबर सिंहासन पर बैठने वाले सेठ के लोग सुबह सूरत ही नहीं देखना चाहते। मुंह फेर कर थूकते हैं तो ऐसा लगता है कि कुआं बावड़ी कर लूं। निपुता कहकर ताना मारते हैं। ऐसा कब तक चलेगा सेठानी? ऐसा कब तक चलेगा? मैंने कहा था ना, आप जी छोटा ना करें। मैं एक मंत्र सारूंगी, 9वें महीने इस हवेली में थाली ना बजे फिर कहना। पंडितों और साधुओं की तरह तू भी मेरा जी बहलाने की कोशिश कर रही है, और कोई बात नहीं मिली तुझे करने को? मैं ठीक कह रही हूँ। अगर ऐसा ना हो ना तो आप मेरी बात पर कभी भरोसा मत करना। बस आप देखते जाओ। हाँ, भगवान और उसके भक्तों को तो देख लिया, रही तुम्हारी बात वो भी देख लूंगा। मैं सच कह रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। पर अब अगर आपने अपना खून जलाया ना तो मेरा मंत्र नहीं सजेगा। वादा करिए ना, वादा कीजिए ना कि अब आप कभी उदास नहीं होंगे। सेठानी, एक बार तू ये खुशखबरी सुना दे, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट से ही तो मेरी कूख में उजाला होगा। मैंने कहा ना, एक बार ये खुशखबरी सुना दे, मैं 7 जन्म तक तेरा एहसान नहीं भूलूंगा, 7 जन्म तक। ये बात उस दिन संकट की घड़ी को टालने के लिए मुझे कहनी ही पड़ी। पर अब इस छल के जाल से कैसे निकलूं, क्या करूं? और मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जामती, तू ही बता ना, मैं क्या करूं? आप बेफिक्र रहे सेठानी जी, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी, आपका पूरी तरह से साथ दूंगी। ये बात हम दोनों के अलावा उस विधाता को भी नहीं पता चलनी चाहिए। नहीं पता चलेगा सेठानी जी, आप बेफिक्र रहें। अच्छा रुकना, मैं अभी आती हूँ। हाँ, ये रख ले। ये क्या? अरे मोहरे हैं, रख लेना। नहीं सेठानी, ये घर मेरा अपना घर है और इस घर का हर सुख दुख मेरा अपना सुख दुख है। आप ये मोहरे देकर अपने और मेरे प्रेम को कम मत कीजिए। मुझे जरूरत हुई तो मैं आपसे मांग लूंगी। अरे रख पी लेना बावली। नहीं सेठानी जी, अब तो ये बात सच होने पर ही मोहरे लूंगी। अगर माँ के हिबड़े में सत होना तो बच्चा कूक के बाहर भी जन्म ले सकता है, वो भी कूक के प्राणी से भी बढ़कर। तेरे मुंह में घी शक्कर। अब इस सच की परख करने के लिए मैं एक नई कूक सिरजूंगी। ये कूक उस विधाता के सत के भरोसे नहीं, ये कूक दूसरी होगी। मेरे सत
और तेरे विश्वास। अब मैं उसी की खोज करूंगी। हाँ सेठानी, कुख आपके सत और मेरे विश्वास। तो सेठानी जी, अपना खेल शुरू किया जाए। ये खुशखबरी मैं सेठ जी को देकर आ जाऊं। अरे पर सुन तो। हाँ ध्यान से जइयो। हाँ ध्यान से। आप चिंता ना करें सेठानी, आप चिंता ना करें। सेठ जी, बधाई, हाँ बधाई। अरे सेठ जी, बधाई, हाँ बधाई। अरे किस बात की? आज तो नहीं बताऊंगी सेठ जी, पहले बधाई में तिल्लड़ी देने का वादा करोगे तभी बताओगी। अरे तिल्ली ही दूंगा, बता दे। अरे कॉल करो मारस से। अच्छा चल कॉल किया। अरे अब तो बता दे। क्या क्या सच? हाँ बिल्कुल सच। 9वें महीने इस हवेली में बात सुन लेना सेठ जी। क्या खुशखबरी सुनाई है? अरे पगली थोड़ा सांस तो लेने दे। अरे मैं नौसर हार दूं तो भी कम है। अच्छा ये बता कि मुझे करना क्या होगा? अरे सेठ जी, जब हम गरीबों को आग पड़ती है ना, तो बेचारी मेट को ले खड़िए चेपे और मुरड़ से ही सबर कर लेती है। पर सेठानी की हवस इससे नहीं मिटेगी। अच्छा। पिमली बेर मंगवाइए, मंगाइए। छारी किशमिश मंगवाइए, कलौड़ी हलवा, मालपुआ। बिल्कुल। और सेठ जी, नींबू का अचार और इमली तो घर में है ही। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। नहीं इमली नहीं। अरे कहीं कुथाल पड़ गया तो जुले हो जाएगा ना। डॉक्टरी की ये मर्द मुटियार ना इन बातों को नहीं समझते। सेठ जी, औरत की जून बड़ी मुश्किल से पार होती है। और ये धन माया का घूरा ना ज्यादा काम नहीं आता। अरे सेठ जी, खट्टी छाछ में मिर्ची मिलाकर भी पीनी पड़ती है। अरे एक बार अगर मेट के मन में आ जाए ना, तो ये बादाम पिस्ते थरे के थरे रह जाते हैं। और चेपे और मुरड़ ना मेवे से भी मीठे लगने लगता है सेठ जी। अच्छा फिर मुझे कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। तू जो चाहे सो कर। तू जो कहेगी ना, मैं उन चीजों के ढेर लगा दूंगा, ढेर लगा दूंगा। अरे सेठानी, क्या मैं जो कुछ सुन रहा हूँ सच है? जामवती जो कह रही क्या वो सच है? अरे आज तो भगवान भी मेरे आनंद का कुता नहीं कर सकता। समूची माया के बदले सौदा पड़ता तो मैं ना नहीं करता। अरे दुनिया में धनी सब कुछ नहीं होता है, ये मैंने आज ही जाना है। बधाई में नौसर हार दूं, नौसर हार तो भी कम है। अब मैं ज्यादा क्या कहूँ? देखो तुम्हारी साव चेती से ही जीवन सार्थक होगा। अरे मैं कितनी भी साव चेती करूँ तो क्या। और हाँ, इन गंवारों के झांसे में आके कुछ ऐसा वैसा ना खा लेना। अरे इन्हें तो पत्थर भी पसता है। हाँ और वो क्या कह रही थी? हाँ, खट्टी छाछ में मिर्ची मिला के बिल्कुल मत मिला। अरे हमारे बच्चे को कहीं आग वाग लग गई तो। और हाँ जी, थोड़ा जी कड़ा करके रखना। हाँ लेकिन एक बात बताओ, तुमने ये बात मुझसे छिपाई क्यों? अरे सबसे पहले तो ये खुशखबरी तुम्हें मुझे देनी चाहिए थी ना। तुम भी कैसा जागता रखती हो। अच्छा खैर जाने दो। वो क्या कि हाँ एक बात पूछूं? ये माहवारी हुआ कितने दिन हुए? क्या कहा? नहीं मैंने कोई उपकाई नहीं सुनी ना, इसलिए सोचा कि। अरे क्यों फिजूल माथा लड़ाते हो? दूसरों के सामने ऐसी फोड़ बातें करते हो। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लोग मुझे पे हंसेंगे। हाँ? इसमें हंसने की क्या बात है? सारी दुनिया जन जन कर थक गई, हम तो किसी पर ना हंसे। पर्दा कर लो, भाड़ के छप्पर खुशियां भर लो। सबरी दुनिया एक भरम है, अजब भरम का गजब मरम है। ना जाने दिन कैसे बीतेंगे, कितनी देर में सांझ हुई है। वो रात ढली, ये भोर भई, फिर उगा सोने का नया सूरज। पट्टा कितने हौले हौले ऊपर चढ़ता है। रेंगते कितनी देर में आकाश के बीचों बीच पहुंचा है। सरकने का नाम ही नहीं लेता है। सरक, अब सरक। बीच पहुंचकर कहीं चिपक तो नहीं गया? नहीं ये नहीं हो सकता। ऊपर से ये काली कलुटी रातें जो ढलने का नाम ही नहीं लेती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि 2 पखवाड़े तक सूरज ही ना निकले। हाँ? नो, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। काश
काश कोई घूस लेके दिन छोटे कर देता तो मैं समूची माया उसे सौंप देता। ये भगवान कहीं हमसे रूठ तो नहीं गया है? अरे एक एक दिन एक एक बरस जितना हो गया है, ना जाने ये 9 महीने कब और कैसे बीतेंगे। ये क्या, गरीबों के 9 महीने और हम अमीरों के भी 9 महीने? अरे हमारे तो कुछ कम होने चाहिए था ना। ये भगवान भी बिल्कुल उल्टी खोपड़ी का है। गावड़ी, बारम, दांत। समूचे राज में शोर मच गया कि सेठानी का पांव भारी है, 9वां महीना लगने वाला है, लाखों रुपयों की निछरावल होगी, गुड़ का पहाड़ बटेगा। सभी कमीन कारू जाचक उस मांगलिक शुभ घड़ी का इंतजार करने लगे और इधर वामन पंडितों ने टीपना बाचा और आखिरकार वो शुभ घड़ी भी आई जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था। चांदनी 14 की 2 घड़ी रात रहते हवेली में टन 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 थालियां बजी। बच्चे की जन्मपत्री क्या कहती है? हमें भी तो पता चले कि हमारा वंश बढ़ाने वाला हमारा कुल दीपक कितना भाग्यशाली होगा। हाँ हाँ यजमान, प्रतीक्षा करो। शनि शनि, छठे में चंद्रमा और 10वें में मंगल। 10वें में मंगल हो तो पिता की मृत्यु, गंगाजली झूठ ना बुलवाए। क्या गजब करते हो छबिलाल जी, कुछ तो सोच समझ कर बोलिए। 10वें में मंगल हो तो पिता की मृत्यु। ये देखिए 10वें में मंगल नहीं, मंगल 8वें स्थान में है। जन्म समय लग्न शनि, 7वें में राहु केतु, 7 में घनिष्ठा नक्षत्र। अरे पीताम्बर जी आप भी तो कुछ बताइए। हाँ हाँ हाँ, अरे घनिष्ठा नक्षत्र तो अनिष्ट करेगा ही। अश्वनी तेजसा क्षिप्राणि सरस्वती वीर्यम वहेंद्र बालिनाय गुरुद्रियम ओम अश्वनीभ्याम नमः। अर्थात अश्वनी नक्षत्र के प्रथम चरण में बालक का जन्म हो तो पिता को कष्ट, शनि को जन्म हो तो माता को कष्ट, अरे संध्या को जन्म हो तो बच्चे को कष्ट। पर आपके पुत्र का जन्म तीसरे चरण में हुआ है यजमान। हाँ यजमान, आपके बच्चे का जन्म जिस घड़ी में हुआ है नक्षत्र बहुत तेज है। आपका बच्चा सूरज की भांति तपेगा, लेकिन 16 वर्ष तक आपके बच्चे पर सेठानी और नाइन को छोड़कर किसी तीसरे की नजर नहीं पड़नी चाहिए। पर महाराज वर्षों के बाद मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, एक बार उसकी शक्ल तो देख लूं। नहीं नहीं यजमान, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने पुत्र की जान के लाले पड़ जाएंगे। तो क्या मैं इतना भागा हूं कि 16 वर्ष तक अपने पुत्र की शक्ल न देख सकूं?
हे भगवान, ये कैसी तुम्हारी लीला है, ये कैसा तुम्हारा न्याय है। जब मैं निपुता था तो लोग मुझ पर थूकते थे, अब 16 वर्ष तक पता नहीं लोग मुझसे कैसा बर्ताव करेंगे। पर आप घबराए नहीं जजमान। ओम ऋग्वेदा यजुर्वेदा सामवेदा अथर्वतर्मम ब्रह्म वाक्यम सदा नित्यम ओम हेन मनता तब शत्रुता। अर्थात अवसर आने पर उसके अनुकूल काम करना सबसे बड़ा लाभ और कर्तव्य से चूक जाना भारी हानि। बुद्धिमान लोग समय अनुसार कार्य करते हैं जजमान। अच्छा और बुरा समय बस थोड़े दिनों के लिए ही रहता है। लाभ वर्षों को पालवियो, हानि समय की चूक सदा विचार ही चारुमती, सुदिन कुदिन दिन दूर। अर्थात जजमान, गणेश जी की वंदना से सब कार्य सफल होंगे। जितनी भी विघ्न समस्याएं आएंगी उनका नाश होगा। यजमान गंगाजली झूठ ना बुलवाए। आपका पुत्र सूर्य की भांति तेज होगा जजमान। समय जब आएगा वह महापुरुष बनेगा, जन कल्याण के कार्य करेगा। गंगाजली झूठ ना बुलवाए। लेकिन शर्त वही है, 16 वर्ष तक आप अपने बच्चे से दूर रहेंगे, वरना आप अपने बच्चे के जान के लाले पड़ जाएंगे। जजमान गंगाजली झूठ ना बुलवाए। शेष सब शुभ है, शेष सब मंगल है। समय की प्रतीक्षा करो, समय की प्रतीक्षा करो, समय की प्रतीक्षा करो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा खतरा कौन मोल ले। जहां 9 महीने बीत गए हो वहां 16 वर्ष कौन सी बड़ी बात है। अरे कम से कम मैं निपुता तो नहीं रहा ना। अब तो मसाले मोरे साई आडेरा छाई उदासी और चिंता निघेरा छाई उदासी और चिंता निघेरा। आओ जी हरियाले बन्ने 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 अब मैं क्या करूं? उस वक्त तो मुझे कुछ सोचता ही नहीं था कि धड़ी की ये कसक कैसे मिटाऊं। और उस वक्त मेरे सामने केवल 2 ही उपाय तो थे, या तो मेरी कूप फले या फिर मैं धड़ी को छलूं। पर उस वक्त इस छल से बड़ा और पवित्र उपाय कुछ था भी तो नहीं। छल तो मैंने कर दिया, और अब धड़ी को कैसे बहलाऊं, कैसे फुसलाऊं? झूठ मूठ के भरम का ये बच्चा मर गया तो माँ बाप का दुख कभी कम नहीं होगा, उनके आंसू कभी खत्म नहीं होंगे। गंगा की गोद में उनकी अस्थियां पिसुरती रहेगी, मसानों में युग युगांतर तक उनकी राख सुलगती रहेगी। हे प्रभु, मेरी मदद करो। कड़ी को फैलाने के लिए गढ़ा गया ये झूठ कभी ना कभी तो सामने आएगा ही, और तब सेठ जी की क्या दशा होगी? ऐसे दुख के आगे मौत का दुख
जाने पर मौत भी तो नहीं आती। अब तो छल ही जीवन का आधार है। पर इस आधार का अंजाम। जी सर जी, मसा जी, जी सर जी, मसा जी, ले 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 ले, मेरा बेटा खली बनी करेगा, खली बनी करेगा, ले 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 ले, आओ आओ मैं तुझे गोद में उठा लूं। मेरा बेटा निन्नी निन्नी करेगा, निन्नी निन्नी करेगा, निन्नी निन्नी करेगा। हे भगवान, मेरे हिबड़े के सत और इस परम के बच्चे की रक्षा करना। इस छल से जीवन में थोड़ा बहुत आनंद तो आया, पर ये आनंद कब तक निभेगा? कूक के छावे का ये अखूट आनंद तो बेचारी जच्चाएं 1000 बच्चे जनकर भी नहीं जान सकती। हे चंदा, तुझसे तो मेरे मन की कोई बात नहीं छिपी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तू मेरे घर मेरा बेटा बन के आ जा? चंदा तू आजा, बन जा मृदुला, रूठा है क्यों अपनी मैया से मुन्ना, रूठा है क्यों अपनी मैया से मुन्ना। आओ जी हरियाले बनने 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 आओ हरियाले बनने आओ जी हरियाले बनने आओ जी हरियाले और इसी तरह 16 बरस यूं घड़ी पलक में बीत गए। ऐसे मायापति सेठ के लड़के को कौन अपनी लड़की नहीं देना चाहेगा। चारों ओर से सनमन के समाचार आने लगे। बावला सेठ हर किसी को हामी भर देता। उस वक्त सेठानी को एक उपाय सूझा। उसने नाइन से कहलवाया कि जिस घर में एक ही बेटी हो और ब्याह के उपरांत 4 बरस तक अपने धनी का मुंह ना देखे और चांद सूरज को ही अपना पति माने, रिश्ता उसी से कबूल होगा। पागल को पागल और समझदार को समझदार आखिरकार मिल ही जाता है। ऐसे ही एक दिवालिये बनिए के यहाँ एक सुंदर लड़की मिल गई। दहेज मांगो तो भी वही कुकू कन्या और दुल्हन मांगो तो भी वही कुकू कन्या। बिंटी दायजा देने की बिसात नहीं तो कहाँ से दे। सोनल पालकी हवेली के सदर दरवाजे पर आकर रुकी। उस वक्त तक सेठानी ने चिड़िया के जाए को भी सोनल पालकी के भीतर झांकने तक की इजाजत नहीं दी। इतनी शानदार बारात, गाजे बाजे, ढोल ढमाके, रथ रेखले, बैल बंसिए और बैलों के गले घुंघर माल। इतनी शानदार बारात, पर बारात का दूल्हा कैसा था? आटे का एक लोथ बनाया, दूल्हा बनाकर उसको सजाया। अनमोल नगों से
जड़ जड़ कर रेशम का जामा पहनाया। सेठानी आटे की उस लोथ को लेकर सोनल पालकी में बैठी। बारात जब रवाना हुई तो उस बखत इस तरह खंकुड़ी मानो धरती फाड़ कर बादल निकले हो। मीठा निर्मल पानी, बारातियों के दातून कुल्ले, नहाने धोने और रसोई बनाने के लिए इससे रमणीक ठौर और क्या होगा। दूल्हे और सेठानी को सोनल पालकी में छोड़ बाकी सभी बाराती अपनी अपनी सवारियों से नीचे उतरे और अपने नितनेम में लग गए। पर वहीं उसी बावड़ी में नाग नागिन का एक जोड़ा भी रहता था। लगता है कोई बारात है। बारात? हाँ, कितनी शानदार बारात है। ये गाजे बाजे ढोल धमाके और वो देखो बैलों के गले में घुंघर माल। और ये बच्चे कितने खुश है ना। और ये लुगाइयों ने कितने सुंदर सुंदर जोड़े पहने है ना। हाँ, ऐसा हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? हमारे यहाँ। आप हंसे क्यों? तेरे भोलेपन पर। अच्छा, अगर आप कहें तो मैं एक बार बारात दिखाऊं? नहीं, बस एक बार। कहा ना नहीं। तुम नारी जाति की यही तो सबसे बड़ी समस्या है। कहीं कुछ देखा नहीं कि तुरंत मचल जाती हैं। फिर तू तो जानती है
हमारे और मनुष्यों के बीच के रिश्ते को। अगर वहां किसी ने तुझे देख लिया तो मार मार के तेरा भुर्ता बना देंगे। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, मैं बस अभी गई और अभी आई। देख, तू पागलपन मत कर। बस एक बार। कहा ना नहीं। तू जानती है कुछ कुदरत की लीला क्या है? इस फटफटिए मानुष कुछ भी कभी भी कर सकते हैं। अच्छा बस एक बार। ठीक है, अब मेरे लाख मना करने के बाद भी तू मानेगी थोड़े ही, करेगी अपनी ही जिद। जा, देखा बारात। तुम्हें जाओ। जा। सुन। हाँ। ध्यान से जाना, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। वाह, माँ की ममता हो तो ऐसी, इतने बड़े बेटे को भी गोद में लिए हुए हैं। पर ये क्या, ये दूल्हे की आंखें क्यों पथराई हुई हैं? और माँ तो ऐसे समाधि लगाए बैठी है जैसे कोई बुत हो। हे भगवान, ये तो आटे की लोथ है। ये कैसा तोता, ये कैसे घोड़ी चढ़ेगा और कैसे प्यार रचाएगा? आटे की लोथ, कैसे घोड़ी चढ़ेगा और कैसे प्यार रचाएगा? क्या हुआ? देख आई बारात। अरे ऐसा धोखा करने की क्या जरूरत आन धोखा? पड़ेगी? किसने किया धोखा? अरे बारात देखने गई थी। ये बारात जितनी शानदार है, बारात का दूल्हा उतना ही बेजान। अब दूल्हे को क्या हुआ? अरे दूल्हा क्या है, महज आटे की लोथ। आटे की लोथ? हाँ, आटे की लोथ। सोचती हूँ कैसे घोड़ी चढ़ेगा और कैसे ब्याह रचाएगा। अब देखने की जिद भी तो तूने ही की थी। पर ये तो मेरी सोच के एकदम विपरीत निकला ना। तू क्यों बेकार की चिंता करती है? बारात को देखना था सो तूने देख लिया। पर मैं तो उस दुल्हन के बारे में सोच रही हूँ। बेचारी ने क्या क्या ख्वाब रचे होंगे और क्या गाज गिरेगी उस पर। हाँ, आप तो अपर बली है ना, आप ही कुछ कीजिए ना। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते? अगर आपके दिल में भी मेरी तरह दर्द है तो ये तो आपके बाएं हाथ का काम है। देख, तू पागलपन मत कर। देख लिया, खूब परख लिया, तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो। कोई मेरे दिल से पूछे कि कैसा बोझ सा महसूस कर रही हूँ। देखिए, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, एक बार, बस एक बार उस आटे की लोथ में प्राण डाल दीजिए, फिर मैं आपसे कभी कोई हट नहीं करूंगी। ये भगवान, इन औरतों का समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तू कहती है तो मैं ही कुछ करूंगा, लेकिन इसका बस एक ही उपाय है। क्या? अगर इस आटे की लोथ में मैं अपने प्राण डाल दूं तो ये जीवित हो सकता है। आपके प्राण? हाँ, मेरे प्राण। लेकिन एक बार सोच ले, बार में राड़ मत करना। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगी। ऐसा खूबसूरत दूल्हा बनूंगा कि आज तक ना तो किसी ने देखा होगा और ना ही सुना होगा। दुल्हन भी बस देखती रह जाएगी। अरे तो फिर सोचते क्या है, जाइए ना। एक बार ठंडे दिमाग से सोच ले। सोच लिया। अरे बावली, एक बार फिर से सोच ले। अरे अब इसमें बार बार क्या सोचना है, एक बार सोचना था तो मैंने सोच लिया। अब आप जाइए ना। ये भगवान, इन औरतों को समझना सच में बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो कहती है तो मैं जाता हूँ, लेकिन यहाँ ध्यान से रहना। तो मैं जाऊं? हाँ। फिर जो होना था वही हुआ। प्राण पखेरु फुर्र हुए, नाक जहां से लुप्त हुआ। आटे की उस लोथ ने एक सांस भरी। माँ माँ दो शब्द कहे,
और माँ सपना सोच फिर खोली आंखें, देखा पालकी के भीतर फैली है चांदनी और चांद बैठा है सम्मुख जीवित। डाल गले में दोनों बाहें, माँ माँ जो बोला फिर से, जग में ऐसा माप नहीं जो माप सके। माँ के उस सुख की सीमा परम चरम, सच है ये है नहीं भरम। सफल हुए सहस्त्र जन्म। और अब नागिन नहीं, पहले सेठ सेठानी। ये बेला न थी ऐसी कि लिख लिख करे वाणी। चुप्पी साध गई, सब सोच समझ मुख मौन हो गई सब वाणी। और फिर बारात एक क्षण भी वहां नहीं रुकी। और नागिन, अब तुम ही कुछ कहो। क्या कहूँ? धन्य हुई मैं, धन्य हुई। 16 आंखें सूरज जैसी देख सके ना, देखा मैंने रूप वही। धन्य हुई मैं, धन्य हुई। एक अबला की झोली में अमृत का रस भरकर सुख से मैं स्वयं तरबतर हुई। धन्य हुई मैं, धन्य हुई। सच मिथ्या है शब्द सभी, सुख देकर ही मिलता सुख का सच्चा मोती। व्यर्थ अन्यथा अर्थ सभी। पर उस सुख को देने में जो दिया है वो जानती हूँ कि एक रस भंग है, सुनी सुनी है बावड़ी, कुछ उदास कुछ बदरंग है। हाँ वही तो। पर बस 2 ही दिन की तो बात है। और उधर बारात के पहुंचते ही खुशियों की घमरौल मच गई। जैसी दुल्हन वैसा दूल्हा, दोनों का रूप एक दूसरे से बढ़ चढ़कर था। दुल्हन के होठों का अमृत पीते हुए दूल्हा सोचने लगा, नागिन अगर यूं हठ ना करती तो उसे ये सुख कहां से नसीब होता। और इसी तरह 5 दिन बीत जाने के बाद बारात वापस ठीक उसी बावड़ी पर आकर रुकी। भाई सुख सुख में तो बड़ा फर्क है। माँ के गोद का सुख अलग और दुल्हन के अंग का सुख बिल्कुल अलग। दोनों के सुख में कोई मेल नहीं। लुगाई के अंग रस की तो बात ही कुछ और है। सच चेत होते हुए भी कुछ चेत नहीं रहता और चेत ना रहते हुए भी आनंद का पूरा पूरा चेत रहता है। सच मनुष्य के इस सुख से तो भगवान भी डाह करता होगा। वैसे नागिन है बहुत भोली, नेक और समझदार भी। 5 दिन से भूखे प्यासे बाट जो रही होगी। बेचारी से धड़ी का बिछो बिल्कुल सहा नहीं जाता। बिल्कुल सीधी सादी शीशे में उतर सकती है। और अगर भोली ना होती तो मुझे लुगाई के अंग रस का स्वाद कैसे मिलता। पर कहीं उसे ये बात पता चल गई तो अब पतिव्रता भी तो हद दर्जे की है। वो राड़ किए बगैर मानेगी नहीं। हाँ क्या करूं? हाँ क्यों न इस बावड़ी से हट कर निकल जाऊं, ये ठीक रहेगा। पर ऐसे कब तक चलता रहेगा? क्यों न एक बार नागिन को समझा कर देखता हूं, शायद समझाने से कुछ बात बन जाए। अरे क्या हुआ? मेरे दुख का तुम्हें जरा भी इल्म होता तो 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकते। अरे बावली, अब बारात को रवाना करना क्या मेरे बस में था? तूने ही तो सारा कबाड़ा किया और उल्टा दोष मुझे दे रही है। अरे
मैं तो 5 दिन में ही मानुजुन के गलीजपन से भर पाया। तेरी कितनी याद आई तुझे मालूम है? सच? तुम्हें मेरी इतनी याद आई? मेरे अहो भाग्य। अब जल्दी से अपने असली रूप में आ जाओ। तुम्हें तुम्हारे रूप में देखो तो चैन पाऊं। ये क्या कह रही है तू? तू सोच तो, दुल्हन को इस तरह मझधार में छोड़ने से पाप लगेगा, पाप। माँ बाप तो यहीं कहीं ढेर हो जाएंगे, और रहा सवाल दुल्हन का, तो वो भी यहीं कहीं सती हो जाएगी। ओह, तूने मुझे किस भंवर में फंसा डाला। अब उस दिन जब इतनी दया दिखाई है तो कुछ दिन और सब्र कर। नहीं, दुल्हन का जितना भला करना था सो मैंने कर लिया। अब अपना घर जलाकर किसी और के घर में उजाला क्यों करूं? सिर्फ 3 महीने की बात है। 3 महीने के अंदर मैं कुछ दाव घात लगाकर तुम्हारे पास वापस चलाऊंगा। नहीं। अरे बावली, फकत 3 महीने की बात है। देख, 3 महीने के अंदर जब उसका वंश चल पड़ेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पास दौड़ा चलाऊंगा। हाँ, फिर तूने अगर आना कहानी की तो तेरी जबान जाएगी, कह देता हूँ। एक बार भूल हो गई वही बहुत है। अब बार बार भूल करूं, इतनी भी भोली मैं नहीं। तो जाऊं मैं? हाँ, लेकिन सिर्फ 3 महीने। नागिन के भोलेपन में कोई कमी नहीं थी। अपने धनी पर आंखें मूंद कर भरोसा करती थी, सो इस बार भी कर लिया। और इसी तरह 3 महीने बीत गए और उधर हाट बिलज की हवेली और रंग महल की मौज मस्ती में दूल्हे के चित्त से नागिन की बात उतर गई। और इधर नागिन ने बड़ी मुश्किल से ये मुसीबतों भरे दिन काटे। सूख कर सांकल हो गई, चमक फीकी पड़ गई। बेचारी से अपने धनी का बिछोह सहा नहीं गया। आज उन्हें गए 3 महीने से भी ज्यादा हो गए। कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गए? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कहीं मोह माया में पड़कर
हे भगवान, मैं ये क्या सोच रही हूँ। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ, अब मुझे ही उन्हें वापस लेकर आना होगा। मैं वहां एक एक दिन गिन गिन कर काट रही हूँ और यहाँ रंगरलियां मनाई जा रही हैं। अभी तेरा खात्मा करती हूँ मेरी सोच। पर इसमें इस बेचारी का क्या दोष, जब अपने ही धनी ने बुला दिया। वैसे भी धर्म समाधि की इस बेला में अपने धड़ी के आनंद में भंज डालना ठीक नहीं। मैं यही इंतजार करती हूँ। तू यहाँ इस वक्त? पहचाना मुझे या कह दो कि भूल गए? अरे तुम्हें इतना निर्मोही तो न जाना था। कभी सोचा कि मैं किस हाल में जी रही होंगी? लेकिन इन रंगरलियों में तुम्हें मेरी याद क्यों आने लगी है? अरे बावली, मैं कुछ भी नहीं भूला। तू कहे तो मैं अभी तेरे साथ खड़े खड़े चलने को तैयार हूँ। झूठ मत बोलो। अभी मैंने हामी भर दी ना तो पगले झांकने लगोगे। झूठ? भला मैं तुमसे झूठ बोलने लगा? देख, वो घोड़े बेच के सो रही है, इसलिए मुझे तेरे साथ चलने में कोई आपत्ति नहीं है। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। लेकिन तड़के हवेली में जो कोहराम मचेगा ना, उसे तुम अपनी आंखों से देख लेना और कानों से सुन भी लेना। इस 3 महीने के स्वांग से तो अच्छा था कि इस बेचारी का ब्याह ही ना होता। वाह वाह, दया का खूब नाटक रचा तुमने। मैंने तुम्हें कितना मना किया, पर तू क्यों मानने लगी? एक बार जो हट ठान ली सो ठान ली। अब मेरा क्या? तू कहे तो मैं तेरे साथ खड़े खड़े चलने को तैयार हूं। झूठ मत बोलो। मेरी आंखें तुम्हारे कलेजे में गड़ी हैं। इस सेठ को छोड़ने का सपना भी तुम्हें बुरा लगेगा। फालतू चलने के लिए अधीर मत बनो। वो तो मुझे मानना तुम्हारे वश में नहीं, वरना इस कर्म से भी तुम नहीं चुकते। खैर, ये मेरी ही भूल है, इसे मैं ही संवारूंगी। तुम्हें दोष नहीं दूंगी। ये सेज का सुख होता ही ऐसा है। मैं भी तो इसी के लिए छटपटा रही हूं और तुम्हारा दिल भी इसी के लिए कसमसा रहा है। एक बात पूछूं? सच सच बताना, बिल्कुल सच सच। इस रंग महल को छोड़कर तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? तू ठीक कहती है, मेरा भी मन यहां रम गया है। अब ये सब सुख छोड़ पाना मेरे लिए असंभव सा हो गया है। ये सुनकर मुझे रत्ती भर भी दुख नहीं हुआ। वैसे भी मेरी वजह से जिस दुल्हन को सुख मिला है उसे छीनूंगी नहीं। इस रंग महल में आकर मेरे मन में एक नए ज्ञान का उजाला हुआ है। लेकिन तुम एक बात याद रखना,
मैं अपना हक लेकर रहूंगी। याद रखना तो। आज फैसला हो ही जाए। ना 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 ना। क्या सोच रही है सेठानी जी? अरे एक ही बात, सोते जागते उठते बैठते एक ही बात, ये हुआ तो हुआ कैसे? मारी तो अक्ल ही नहीं काम कर रही है। मारा तो भगवान पर से विश्वास ही उठ गया था, पर लगता है भगवान है, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। सच, वरना इस कलयुग में ऐसे चमत्कार होते कहाँ हैं? कहीं ऐसा तो नहीं? अरे क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? हालांकि ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। क्या? कहीं ये चमत्कार आपका दिया हुआ तो नहीं? पागल हो गई क्या? अरे अगर ऐसा होता तो क्या मैं तुझसे छिपाती? उल्टे रह रहकर मुझे यही ख्याल आता है कि कहीं ये सब तेरा किया धरा तो नहीं। ये क्या कह रही है सेठानी जी? हालांकि मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है, तू मेरे साथ छल नहीं कर सकती। कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमें ही चल रहा हो? लेकिन क्यों? अरे इससे किसी को क्या मिलेगा? तब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये सब आपका ही चमत्कार है। मतलब पागल हो गई क्या? तुझे पता भी है कि तू क्या बोल रही है? मुझे सब पता है। ये जुगत आपकी बुद्धि से उपजी और आपकी निस्वार्थ सेवा भाव की छाया में पली बढ़ी और आपकी बरसों की निरंतर तपस्या से साकार हुई। आप तो साक्षात देवी हो, देवी। तेरी बुद्धि को क्या हो गया है? मैं देवी? अरे जिसने अपने ही पति को छला। जो छल किसी की खुशी के लिए किया जाए वो भला छल कैसे हो सकता है? और आप जैसी पतिव्रता ना तो कहीं देखी और ना ही कहीं सुनी। मैं कोई देवी नहीं, ये सिर्फ तेरा भरम है। पर इस घटना से मुझे ये जरूर लगने लगा है कि इंसान यदि सच्ची लगन और निस्वार्थ सेवा भाव से अपना विश्वास बनाए रखे तो बुद्धि की कोरी कल्पना को भी साकार रूप दिया जा सकता है। और इस साकार रूप को देने में तेरा योगदान क्या कम है? आपके अटूट विश्वास ने ही मुझे वो हिम्मत दी, वरना मैं कहाँ। देखो तो कैसे भरम में जी रही है ये दोनों। हैं? तूने कुछ कहा क्या? नहीं तो। अच्छा, पर अब आप क्या सोचने लगी? अरे सोच रही हूँ कहीं हम दोनों अभी भी भरम में तो नहीं। और तू क्या सोच रही है? मैं भी यही सोच रही थी। क्या हुआ, लौट क्यों आई? तो और क्या करती? ये मुझसे पूछ रही हो? तो किससे पूछूं? कथावाचक तो तुम ही हो ना। तो तुम भी तो एक पात्र हो। तभी तो कहती हूँ कि कुछ तो रस उड़े लो इस पात्र में। हाँ हाँ, वो तो मैं करूँगा ही समय आने पर। अभी तुम जाओ और पहले इस दृश्य को पूरा करो। दृश्य तो पूरा हो गया। वो कैसे? देखो, नागिन को लगा कि सेठानी के जाया भरम का पुतला, जो कि उसी के प्रियतम नाग की सांसों से जिंदा है, उसका मर जाना अभी ठीक नहीं। और मैं चली आई। किसके लिए ठीक नहीं? सभी के लिए। जैसे कि सेठ के लिए, नाइन के लिए और खास कर सेठानी के लिए। ये खास कर सेठानी के लिए ही क्यों? क्योंकि उसी का रचाया तो ये सारा खेल है। नागिन अगर अपना सर्वस्व बलिदान नहीं करती तो सेठानी का रचाया ये सारा खेल एक ना एक दिन धराशायी होना ही था। हाँ, लेकिन ये भी तो देखो कि वो पत्नी अपना धर्म निभाने के लिए बरसों इस भरम में जीती रही, वो भी इतनी शिद्दत के साथ। ये भी तो एक तरह की तपस्या है, और तपस्या जो पत्थर को भी पिघला दी। तो फिर मैं तो एक नागिन हूँ, संवेदना है मुझ में। मैं नहीं पिघलती तो कोई और पिघलता। अच्छा, तो फिर तुम सेठानी से मिलने क्यों गई थी? क्योंकि मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई थी उसने, जिसे आज तक मैं अपना समझती रही। चलो अच्छा हुआ, आज ये भरम भी टूट गया। अपना नाटक भी टूट गया। टूट तो मैं भी गई, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। पर लौटने की वजहें और भी हैं। कि नेक नियति से कर्म करो, नतीजा हमेशा अच्छा ही होगा।
फल की चिंता मत करो, फल तो एक ना एक दिन अवश्य मिलेगा। और फिर इंसान का इन सब पर से विश्वास उठ जाए, इससे तो अच्छा है कि कुछ नागिन का ही दिल टूट जाए। क्या नागिन ने नेक नियति से कर्म नहीं किया? क्या मिला उसे? विच्छोह की पीड़ा। निस्वार्थ भाव से उसने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। क्या मिला उसे? हर पात्र का अपना अपना विवेक होता है, उसने जो भी किया अपने विवेक से किया। तुम ये मत भूलो कि तुम एक पात्र ही नहीं बल्कि एक अभिनेत्री भी हो, और हर अभिनेत्री का अपना अपना विवेक होता है। अब जाओ और पहले इस दृश्य को पूरा करो। क्या सोच रही है सेठानी जी? कहीं ये रात भी भरम तो नहीं? और तू? अब तू क्या सोच रही है? मैं भी यही सोच रही थी। मैं वो नागिन नहीं जो नाहक किसी को डस दूं। मुझे आपसे एक व्यक्तिगत काम है। और मुझसे? जा मती, तू जा। इसे रहने दे, ये तो सब जानती है। हाँ? ये क्या जानती है? जो आप जानती हैं वो ये जानती है, और जो ये जानती है वो आप जानती हैं। लेकिन जो मैं जानती हूँ उसे जानने के लिए आप दोनों छटपटा रही हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब आप शायद समझ रही हैं, लेकिन मानने से डर लग रहा है। ये तो मेरे मन की हर बात जानती है। सुनो, पहेलियां ना बुझाओ, खुलकर कहो, मेरा जी घबरा रहा है। खुलकर ही कहूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैं जो कहूंगी आप वो करेंगी। और अगर मैं इनकार करूं तो आप दोनों ये कभी नहीं जान पाएंगी कि उस आटे की लोथ में प्राण कहां से आए। मुझे मंजूर है। ये क्या कह रही मालकिन? जानती हूँ, एक समंदर फटने को है और उसे मैं अपने सीने से लगाना चाहती हूँ। जो प्रसंग इस नागिन ने छेड़ा है उसका स्वांग मैंने ही तो रचा है। जरूर कोई अनहोनी होने वाली है। घबराओ नहीं, जो होगा अच्छा होगा। और फिर हम दोनों एक ही कश्ती पर तो सवार हैं। हाँ, कहो। फिर नागिन ने जो कही कथा, सेठानी के हिये में अमृत लब 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 भर भर आया। झरझर आंसू खूब बहे, झट छाती से उसे लगाया, पर झटक कर ऐसे खुद को क्यों खींच लिया। शंका से थर्राया जननी का जिया। तुम्हारी शर्त क्या है? मुझे मेरा सुहाग वापस चाहिए। कौन सा सुहाग? जो तुम्हारा रहा ही नहीं, जिसने तुम्हें ठुकरा दिया। इसीलिए तो उससे मेरा सुख छीना है। और वो सुख उसे दिया किसने? तुम ही ने ना? हाँ, और अब मैं ही उसे ध्वंस करूंगी। ये कैसा अनर्थ हो गया? जिस नागिन के हृदय में विष की जगह अमृत का वास था, उसमें फिर से विष घर करने लगा। आप मेरी शर्त पूरी करेंगी या नहीं? मैं तुम्हारी शर्त पूरी करने में असमर्थ हूँ। और आपका दिया हुआ वो वचन? वो मेरी भूल थी। भूल? कैसी भूल? हाँ, और तुम्हारा सुहाग लौटाकर मैं एक और भूल नहीं करना चाहती। पर कैसी भूल? जो भूल तुमने अपना सुहाग लुटा कर की, अब तुम चाहती हो वही भूल मैं किसी और का सुहाग छीन कर करूं। तो मैं क्या करूं? कहां जाऊं? एक रास्ता है, पर वो भी मेरे हाथ में नहीं, इसलिए मैं वादा नहीं करती। तुम रुको, मैं आती हूं। मैंने कहा था ना कि सेठानी इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। देखते हैं अभी से क्या कहा जा सकता है। अरे, ये बहू को यहाँ क्यों ले आई? सुनो, मैंने इसे सब बता दिया, अब फैसला इसी के हाथ में है। कहो बहू। सुहागन का पात्र एक अमृतधारी नागिन के सुहाग की भिक्षा से भरा हो,
उस पात्र पर और उसके सुहाग पर पहला हक उस नागिन का है और सदा रहेगा। बहू, तूने मेरी लाज रख ली बहू। घर का ऐसा संस्कार देख नागिन का हृदय द्रवित हो उठा। उसने सोचा सुख और दुख तो ईश्वर की दी हुई देन है, फिर वो कौन होती है हट करने वाली। और फिर यहाँ तो 3 प्राणियों का सुख उसके त्याग पर निर्भर करता है। दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं, पर सेठानी थी बड़ी समझदार। सुनो, आज से तुम इस घर की बड़ी बहू हो। देखो, इनकार किया तो अन्न जल अगले जन्म ही लूंगी। नाइन नागिन बहू सेठानी सबके नैनों से आंसू बरस पड़े। यूं मार दहाड़े हृदय में एक समंदर खपक पड़े। यूं मंथन किया, यूं पूर्ण हुई, यूं कथा का अंत हुआ। अश्रु रूपी अमृत धारा ऐसी बरसी सभी दुखों का अंत हुआ। अश्रु रूपी इसी अमृत से ये दुनिया आज तक बची हुई है, नहीं तो कब का सर्वनाश हो गया होता। और उस दिन से नागिन घर की बड़ी बहू बन गई। दिन को वो अपने धनी के साथ में लिपटी रहती और रात को वो लुगाई बन जाती। दोनों बहुओं में अंधा अथाह प्रेम और दोनों के सुंदर सलोने से बच्चे हैं। अरे ये नागिन तो ऐसी सुलक्षणी है कि अगर किसी मुर्दे को भी डस ले तो वो भी जी उठे। और इसी तरह वंश बढ़ाने से मानुष सुख शांति का स्वामी होगा। और जैसा कि नागिन ने कहा कि हर पात्र का अपना अपना विवेक होता है, फिर चाहे वो दर्शक हो, श्रोता हो, नेता हो या अभिनेता हो, जिसकी जैसी समझ वो वैसा ही समझ ले। और क्या कहें, मिथ्या है शब्द सभी, सुख देकर ही मिलता सुख का सच्चा मोती, व्यर्थ अन्यथा अर्थ सभी। सबरी दुनिया एक भरम है, अजब भरम का गजब मरम है। सबरी दुनिया एक भरम है, अजब भरम का गजब मरम है। सबरी दुनिया एक भरम है, अजब भरम का गजब मरम है। दर्शकों, रंगमंडल की ये प्रस्तुति नागिन तेरा वंश बढ़े आपके समक्ष थी और आपकी तालियों ने ये जता दिया कि प्रस्तुति आपको बहुत अच्छी लगी। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदया सरिता शर्मा जी को मंच पर बुलाना चाहूँगी। ये हमारे सारे कलाकार हैं, इनका परिचय तो अभी होगा ही होगा, लेकिन सबसे पहले मैं इसके निर्देशक अवतार साहनी जी को यहाँ पर बुलाना चाहूँगी। अवतार जी, नाटक के निर्देशक अवतार साहनी जी कृपया मंच पर आ जाएं और वो इस नाव के कैप्टन हैं अचलाल सोनी जी। प्लीज आप मंच पर आइए। गीता जी, निर्देशक मंच पर आ जाए। ये कमान मैं अभी अवतार जी को देने वाली हूँ। सबसे पहले मैं निवेदन करूँगी कि हमारे अध्यक्ष महोदय पहले पुष्प गुच्छ दे करके आपका सम्मान करें और मैं फिर अवतार जी को ये कमान सौंपूंगी कि इसके जो संगीत पक्ष में लोग हैं और राइट पर हैं उन सबको वो बुलाएं। अवतार भाई, ये आप ऑडियंस को जाता है पहले तो हमारे सारे संगीतों के आप सबको जानते हैं। इसकी संगीत रचना की है राजेश पाठक जी।
और साथ दिया है राकेश कुमार सिंह जो इसके असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, और रिदम पे है दीपू राज, और हमारे जो दूसरे ताल वादक हैं कृपया वो भी और हमें और सहयोग देने को पूजा भाभी। दर्शकों, आपको मालूम है कि कोई भी नाटक हमारे मंच पर और मंच परे के बहुत सारे लोगों के साथ मिल करके बनता है, और इसी टीम के साथ ही मैं क्या बोलूं, आज बोलने का दिन अवतार जी का है। मैं अवतार जी लाइफ में असिस्टेंट डायरेक्टर मेरे कासिम बाबा, आइए। कासिम हमारे बीएनए के स्टूडेंट हैं और अभी यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, और इसी के साथ रवा हो रहे हैं। पूजा हमारी स्टूडेंट है, और विश्वकर्मा जी को तो आप जानते हैं, उनके बगैर तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। हमारे कारपेंटर विश्वकर्मा जी, और लाइट्स में गुप्ता जी हैं, और नेगी और मौर्या जी साउंड में, और मेकअप में सतीश जी। हाँ। वो हमेशा शिकायत करते हैं हम लोग उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन आज मैं नहीं भूली। और इसके साथ साथ डायरेक्टर साहब, चित्रा जी, अध्यक्षा महोदय, ये तो है ही है। इनका अगर हाथ ना होता तो शायद इतने कम समय में प्रस्तुति न बना पाते। कलाकारों का, और हाँ, कलाकारों को तो परिचय आप जरूरी है। कहाँ से मैं इधर आ जाऊँ? हाँ, तो यहाँ से आप अपना जल्दी रंगमंडल के साथ शिवम राय, नवनीत पांडे रंगमंडल, शरद राज सिंह बीएनए रंगमंडल, वर्तिका मिश्रा, मैं तो यही कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। जो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में काम नहीं करती है, बीएनए की 2 साल की स्टूडेंट है, इंटर्नशिप की है और इसलिए कॉस्ट्यूम देख रही है। सुप्रिया चैटर्जी, यही बीएनए रंगमंडल। हमारे रंगमंडल में आने से पहले इन लोगों ने यहाँ की वर्कशॉप्स की हैं। जी मैम। शिवा सक्सेना, बीएनए रंगमंडल, यही के स्टूडेंट हैं। उनका आज तबीयत बहुत खराब थी, बुखार भी था, गला भी इन्फेक्शन होने के बावजूद भी शो मस्ट गो ऑन। अपर्णा मिश्रा, बीएनए रंगमंडल। अरविंद कुमार, बीएनए रंगमंडल। कप्तान कर्णधार, बीएनए रंगमंडल, हेमा विश, बीएनए रंगमंडल। प्रतिभा विश्वकर्मा, इंटर्न। प्रशांत त्रिपाठी, बीएनए रंगमंडल, राजू पांडे, बीएनए रंगमंडल। रविंद्र कुमार, इंटर्न, हिमांशु जायसवाल, बीएनए रंगमंडल। इसके अलावा सफाई यहाँ पे इसके साथ ही मैं अकेडमी के निदेशक राजेश चंद्रिता जी से कहूँगी, सफाई कर्मचारी हमारे सफाई कर्मचारी और हमारे अकेडमी के जितने भी लोग हैं, मैं उनका आदर समाज करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, जिनका उनके सहयोग से एक में जो भी काम नहीं होता। और अब मैं कही जी हाँ, मैं अब चाहूँगी कि हमारी अकेडमी की हमारी अध्यक्षा आदरणीय लता दीदी, जिनकी कुशल छत्रछाया में हम लोग आज इतना काम कर पा रहे हैं, मैं उनको देख करके बात नहीं कह रही हूँ, ये बात दिख रही है, सबके समक्ष है। मैं उनसे निवेदन करूँगी वो बड़ी आशीर्वाद है और हमारे साथ सदा ऐसे ही बनेंगे। धन्यवाद चित्रा जी, आदरणीय अवतार जी, हमारे डायरेक्टर साहब और सभी कलाकार और सम्मुख बैठे हुए आदरणीय हमारे राठौर साहब। दर्शकों 2 मिनट और रुक जाइए। अच्छेलाल सोनी जी और जो सामने बैठे हैं, इनके बिना इस नाटक का कोई औचित्य नहीं होता किसी भी चीज़ का। आज पहली बार मैं भावुक हो रही थी, मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। आदरणीय स्वर्गीय विजयदान देथा जी मेरे बहुत पसंदीदा लेखकों में से एक रहे हैं। मैंने उन्हें खूब पढ़ा था, लेकिन सच कहती हूँ कि हम महिलाएं जब साड़ी खरीदने जाती हैं तो अक्सर ये करती हैं कि ये वाला बॉर्डर अगर उस कपड़े पे होता और वो वाला कलर अगर इसमें होता और ये टेक्सचर इसके साथ मिक्स हो जाता और बूटियाँ वो वाली होती, तो कोई ना मतलब इस तरह कॉम्बिनेशन का लगता है कि कहीं ना कहीं और कुछ होता।
लेकिन आज का जो नाटक था वो इस कदर परफेक्ट, मुझे सौभाग्य से यहाँ आने के बाद बहुत सारे नाटक देखने का अवसर मिला, वरना जीवन में समय नहीं हुआ करता था। हैबिटेट में या वहाँ कभी कहीं देख लिया कोई। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जो कहानी का चयन आपने किया था वो अद्भुत कहानी, जिसने एक पल भी श्रोताओं दर्शकों को छोड़ा नहीं, वो पकड़े रही, बहुत जकड़ कर पकड़े रही कहानी। और दूसरा पक्ष आपके जो अभिनय का स्तर था वो बहुत ही कमाल का, एक्सीलेंट, बहुत जोरदार तालियां मांगता है। प्रकाश व्यवस्था के महत्व को हम आज देख रहे थे कि प्रकाश संयोजन का अपना एक महत्व होता है, जो लोग नाटक नहीं जानते हैं वो भी महसूस कर रहे होंगे। और कॉस्ट्यूम जी कासिम, आप सबके कॉस्ट्यूम्स इतने शानदार लग रहे थे। और उनके साथ आपकी एक चीज और अप्रिशिएट करूंगी, थिएटर माने एक सर्वांगीण कला से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व, क्योंकि सब कैसा गा रहे थे। एक बार जोरदार तालियां आप बजा दीजिए। और हमारे जो इधर बैठे हुए कलाकार हैं हमारे, मैं चाहूंगी उनको मंच पर बुलाया जाए। सब आ गए, चश्मा लगाकर जो गा रहे थे सब आ गए। कहाँ है राजेश जी? मैं एक बात कहना चाहती हूँ, भाषण आज नहीं देना चाहिए था, लेकिन दिल में बहुत बात है इसलिए मैं इतनी बात कर रही हूँ। राजेश जी, जब आप सुर लगाते थे बीच बीच में तो अद्भुत आपने देखा होगा। आयु है जितनी समय की, गीत की उतनी उम्र है, ये नीरज जी ने लिखा। तो गीत को छोड़कर मैं संगीत की या स्वर की बात करूं तो मुझे लगता है कि सृष्टि के आरंभ में जब शब्द नहीं रहे होंगे तब स्वर से और संकेतों से लोग अपनी बातें एक दूसरे को समझाते होंगे। तो आपका स्वर इतना सक्षम है कि जब यहाँ पर कोई विसंगति या कोई पीड़ा का माहौल बनाना होता था तो आपके स्वर ने, आपके आलापों ने, आपकी आवाज ने और आपकी प्रस्तुति ने उसको कई गुना बढ़ा दिया, उसके प्रभाव को। ये बहुत बड़ी बात होती है। गाने के लिए बहुत लोग गाते हैं, लेकिन वातावरण को अपने स्वर से कई गुना प्रभावोत्पादक बना देना ये बहुत बड़ी विशेषता है। मैं हमेशा आप जैसे लोगों को सुनने के लिए तरसा करती हूँ और जीवन में फिर मुझे अवसर मिले। बहुत कुछ कहने योग्य मैं यहाँ नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो एक छोटी सी कवयित्री हूँ, कुछ जानती नहीं हूँ थिएटर के बारे में। एक बात आज गुप्ता जी कह रही हूँ, मुझे नहीं पता 1 महीने बाद क्या होगा, मैं यहाँ कितने दिन हूँ, कि ईश्वर करे कि हम रहें यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा एक बात कहना चाहती हूँ कि बीएनए से जुड़कर एक घटना मेरे जीवन में घटी है। हमारे जीवन में मोड़ आते हैं, बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं। घटना ये घटी है साहब कि पहली बार जिंदगी में मुझे थिएटर से मोहब्बत हो गई है, मुझे नाटक से मोहब्बत हो गई है। आप सबकी उपस्थिति में मैं चित्रा मोहन जी से और तमाम स्टाफ से एक गुजारिश करना चाहती हूँ, मैं चाहे दिल्ली में रहूँ, चाहे लखनऊ में रहूँ, चाहे गाजियाबाद में रहूँ, आपके यहाँ जब भी नाटक होंगे एक SMS मुझे जरूर जाएगा और मैं अंतिम पंक्ति में बैठकर चुपचाप अपना नाटक देखने जरूर आपके यहाँ आऊंगी। बहुत मैं हृदय से बहुत आभारी हूँ ईश्वर की भी, और आप सबको 1000 बार बधाइयाँ देना चाहती हूँ, सैल्यूट करती हूँ। इतने उम्दा कलाकार। और एक और बात कि अगर मुझे मौका मिला जिंदगी में कि मैं यहाँ पर और काम कर सकी तो एक वादा जरूर करती हूँ। मैं रोमांचित हूँ इस समय बात कहते हुए। एक वादा करती हूँ कि थिएटर के कलाकारों के लिए जितना जो कुछ मुझसे संभव होगा मैं अपनी पूरी ताकत और पूरी ऊर्जा उसी में लगाऊंगी। ये मेरा वादा है। क्योंकि थिएटर के कलाकारों की परिश्रम और प्रतिभा का कोई मोल नहीं हो सकता। उन्हें जीवन में छोटी छोटी परेशानियां ना हो, इसका दायित्व बनता है जो यहाँ पर बैठे हैं लोग। मैं उसे स्वीकार करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अपना वादा निभाने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, चित्रा जी, आप सबका सहयोग अविस्मरणीय है। अच्छे भाई हमारे, मेरे स्नेह की आशीष दाता हैं, आदरणीय राठौर साहब मेरे संरक्षक की तरह हैं इस शहर में। अभय जी बैठे हैं, शमीम बैठे हैं और तमाम हमारी मैडम बैठी हुई है, डॉक्टर साहब, और तमाम जो हमारे अतिथिगण हैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन। मैं चाहूंगी 2 शब्द हमारे भाई अच्छे लाल से। आपने तो कोई विषय छोड़ा ही नहीं। मैं बस इतना ही कहूंगा, नाटक का इतना सुंदर दृश्य और इतना बढ़िया प्रस्तुतिकरण जो मेरे मन को छू गया, मेरे मन से, मेरे आंखों से आंसू निकाल गया, तो मैं इससे समझ सकता हूँ कि कितना सशक्त अभिनेता और कितना चुस्त
आप लोगों के संवाद है कितने अद्भुत, अच्छे, अद्भुत। अद्भुत। और सत्ता जी ने एक बात आपने कही कि स्वर से दृश्य में जो है हर तरह की कभी खुशी कभी गम ये पैदा करने की जो चीज आए थे मेरी जो एक ऐसा अनुभव हुआ है कि काश की इस तरह की प्रेरणा पे नायक नाटकें अगर समाज में होते रहे तो मनुष्य जो आजकल जो विकृतियों की तरफ जा रहा है उसका रुकेगा, बुराइयां समाज से खत्म होगी। मैं ऐसा आज महसूस कर रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा मैसेज किया, बहुत अच्छा मैसेज दिया इस नाटक के माध्यम से, और आप लोगों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। निरंतर और आगे इस तरह की प्रस्तुतियां करते रहे ताकि समाज में वो घोषणा भी कर दीजिए कि मैं और मैं रंगमंडल का नाटक और ये सच्चाई से मैं चाहूँगा, जैसा कि इन्होंने कहा कि 1 महीने के बाद क्या होगा, मैं उसी को दोहराता हूँ। 1 महीना ईश्वर चाहे कि बढ़िया हो, कि इस महीने के बाद जो महीना आए उसमें हम आप लोग बुलवा सके, आपकी प्रस्तुति करवा सके। इन्हीं शब्दों के साथ सभी कलाकारों को दिल से थैंक यू सर। आप सबका बहुत बहुत आदर है हमारे अध्यक्ष महोदय अच्छेलाल सोनी जी। और अब मैं भारतीय नाट्य अकादमी के निदेशक रमेश गुप्ता जी से कहूँगी कि सबको प्लीज धन्यवाद दें। आप सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये प्रस्तुति जो रंगमंडल की है, हमारे अवतार जी बीच में बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़े, लगा कि हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए लारी में। जिस समय मैं इनको देखने गया तो इन्होंने कहा कि शो तो मैं करूँगा। ऐसे कलाकारों को मैं क्या कहूँ, इनके लिए जो भी इनकी तारीफ करूँ कम है कि बिस्तर पर लेटे हुए हैं अस्पताल में और उसके बाद कह रहे हैं कि मैं इस नाटक का डायरेक्शन करूँगा, किसी भी हालत में ये नाटक होगा। इसी तरह एक उदाहरण हमारी चित्रा जी हैं, इनके पति अभी बीमार हैं, आस्था में एडमिट हैं, उसके बावजूद ये समय दे रही हैं। साथ ही हमारे समस्त कलाकार, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। जैसा कि आपने देखा, हमारी अध्यक्ष जी, हमारा सौभाग्य है भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी का कि हमें ऐसी सहृदय अध्यक्ष मिली हैं। ये हमारे साथ गार्जियन की तरह पेश आती है, न कि एक अध्यक्ष की तरह। राठौर साहब हमारे बहुत ज़्यादा पुराने, 92 में मैं यहाँ था, राठौर साहब से तभी परिचय हुआ था। हमारे यहाँ आप डिप्टी डायरेक्टर हुआ करते थे संस्कृति विभाग में, लेकिन तब राठौर साहब ने नाटक नहीं देखे। हरदोई में नाटक देखा था, ये शिवा का नाटक था, मुझे जाता है इनको नाटक दिखवाने का, और मैडम ही लेके गई थी। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि जितने भी हमारे छात्र प्रस्तुतियाँ हो रही है या रंगमंडल की प्रस्तुतियाँ हो रही हैं, राठौर साहब आ रहे हैं, मैं इनका बहुत कृतज्ञ हूँ। अच्छेलाल सोनी जी उपस्थित हुए और रंगमंच के प्रति उन्होंने अपनी संवेदना दिखाई और ये कहा कि ये प्रस्तुति वहाँ लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मार्च में मैं किसी भी हालत में प्रस्तुति आपके संगीत नाटक अकादमी परिसर में करूँगा। करेंगे। इसके साथ मैं आपको बता दूं, कल और परसों दोनों दिन शाम को इसी समय शो है, आप लोग सभी लोग आएँ। हो सकता है बच्चे प्रैक्टिस में होते हैं, आज जो किया है हो सकता है कल और ज़्यादा अच्छा करें, परसों और ज़्यादा अच्छा करें। आप आएंगे, इनका प्रोत्साहन होगा। इसी के साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।